चलो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो करंट को डिनोट किससे करते हैं हम करंट को डिनोट करते हैं लेटर आई के साथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, Q अपॉन टी। Q क्या होता था, चार्जेस, और Q T क्या होता था, टाइम। ये चीज़ें हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अगर इसी में से मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन सकता है कि कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम के अंदर किसी चीज़ में से निकला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू, किस में से निकला होगा, जो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब कि एक कंडक्टर में से। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक कंडक्टर में से पास हुआ, दैट इज कॉल्ड करंट। और वो करंट, वो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं वहाँ पे, वो आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मेरे पास बहुत छोटा करंट है, ठीक है, मान लो छोटी सी वायर है, छोटा सा करंट है, छोटा सा मैंने टाइम लिया, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है dq अपॉन dt, जिसके अंदर जो मेरा dt है टाइम, वो किसके इक्वल है, किसके नज़दीक जा रहा है, बहुत ज़्यादा, जीरो के नज़दीक जा रहा है। कि जितना कम से कम टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ है कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड करंट। इसके अंदर कोई डाउट? ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे पुराने टाइम में, कन्वेंशनल टाइम में माना जाता था कि जो करंट है वो पास होता है पॉजिटिव से और रीच करता है नेगेटिव टर्मिनल पे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है, मुझे पता है कि बैटरी के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पुराने टाइम में माना जाता था कि करंट निकलता है पॉजिटिव चार्ज में से और आता है नेगेटिव चार्ज पे, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी कोई चीज़ होती है, तो फिर एक्चुअल करंट, एक्चुअल फ्लो क्या होता है, एक्चुअल फ्लो को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमें बताता है कि एक्चुअली करंट निकलता है नेगेटिव टर्मिनल में से और पहुंचता है पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट एंड एक्चुअल फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस चीज़ में कोई डाउट? तो फिर अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसे हम कंडक्टर मान लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब उसमें करंट है, करंट का मतलब उसमें चार्जेस है। इसका मतलब एक कंडक्टर में से क्या पास होते हैं, हमेशा चार्जेस पास हो रहे हैं। तो फिर वो चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, मान लो ये कंडक्टर का माउथ है, ये कंडक्टर की एंट्रेंस है ये, तो चार्जेस हमेशा क्या होते हैं उस एंट्रेंस के, ये चार्ज है मेरा, ये उसका माउथ है, हमेशा उसके एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं चार्जेस। हमेशा हम परपेंडिकुलर चार्ज देखते हैं एक कंडक्टर के लिए। इस चीज़ में कोई डाउट? ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ कि जो इसके बाद हम क्या करते थे, अब जो यूनिट है, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया कितने टाइप का क्या फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, हम देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। करंट की, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं ए के साथ, लेटर एक सच्ची यूनिट है। हमने कभी भी उसकी डिनोट सिंबल और उसकी यूनिट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, तो हम हमेशा डिनोट करते हैं, उसे डिनोट करते हैं आई के साथ, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। और क्या यूनिट बन सकती है इसकी, मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्जेस की यूनिट होती है कूलम,
और टाइम की होती है सेकंड। तो एक यूनिट और भी बन सकती है जिसे बोलते हैं कूलम पर सेकंड। इस चीज़ में कोई डाउट? ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने +1 के अंदर देखा होगा स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, तो 2 क्या हो गया, स्केलर हो गया। और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब जो करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो मैं बोल सकता हूँ 2 एम्पियर का करंट है, तो मैग्नीट्यूड तो कंफर्म हो गया। और उसके पास डायरेक्शन भी होती है, आपने अभी देखा था कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो उसके पास कन्वेंशनल करंट भी होता है हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है हमारे पास, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कंफर्म है। लेकिन करंट क्या होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्वांटिटी है करंट, वो एक स्केलर क्वांटिटी है बावजूद उसकी जिसके कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उस पर नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नॉर्मली अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा अप्लाई होते हैं करंट के ऊपर। ये उसका रीज़न है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है खुद का, उसके पास डायरेक्शन भी होती है खुद की। तो हमने ये चीज़ कभी नहीं भूलनी कि ये दोनों चीज़ होने के बावजूद भी करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए करंट के ऊपर कभी भी हम करंट को हमेशा आई के साथ डिनोट करेंगे, कभी भी उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हमने दिमाग में रखनी है हमेशा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या चीज़ है? ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने छोटे होते पढ़ा था वोल्टेज के बारे में, तो ईएमएफ और वोल्टेज बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली हमारी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज की टाइप है। वोल्टेज हमने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। वोल्टेज होता है कि किसी चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर लाने में कितना वर्क डन हुआ है, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ईएमएफ वोल्टेज इक्वल होती है, ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं कर्सिव ई के साथ। ठीक है, ऐसा जो थोड़ी सी ई होता है ये ईएमएफ, उसे हम डिनोट सिंबल होता है उसका ई, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज की इक्वल होती है ईएमएफ। अब हम एक केस लेते हैं, हम लेते हैं एक बैटरी। इस ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल बी, ये हो गया उसका पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया उसका नेगेटिव चार्ज। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था कन्वेंशनल करंट के अंदर क्या होता है, कन्वेंशनल करंट में होता था पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन एक उन पे अपोजिट फोर्स लगती है जिसे हम मान लेते हैं एफ अभी से। और हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो फोर्स होती है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई का मतलब, ठीक है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, जो किसके इक्वल हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। इस चीज में कोई डाउट? अभी यहाँ तक देखो, एक बैटरी ली, इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं, उसे हमने उस फोर्स को मान लिया एफ ई, एक अपोजिट फोर्स लगी उसे हमने मान लिया एफ एन, तो एफ ई किसके इक्वल होता है, क्यू इनटू ई के इक्वल होता है। ये चीजें बिल्कुल पता नहीं ऑलरेडी। अब हम लेते हैं ये हमारे पास, अब हम ले लेते हैं कि स्टेडी स्टेट, मतलब कि कोई फ्लो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का। उस केस में क्या हो जाता है, फिर ये जो अपोजिट फोर्स और ये दोनों आपस में हो जाती हैं इक्वल। ठीक है, और जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10th के अंदर हमने देखा था, क्लास 9th के अंदर। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टर्मिनल ए और टर्मिनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो मेरी हो गई डिस्प्लेसमेंट। इस चीज में कोई डाउट? ठीक है, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो मेरा क्या हो गया, वोल्टेज। ठीक है, देयरफॉर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और मैंने क्या बताया था, वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होती है,
ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना। देयरफॉर वोल्टेज इज इक्वल टू W अपॉन Q, और यहाँ से मैंने उठाया W इज इक्वल टू एफ एन डी, इसके अंदर डाला उसे, देयरफॉर E इज इक्वल टू एफ एन डी अपॉन Q। ये मेरा फॉर्मूला बन गया EMF एफ एन डी अपॉन, और एफ एन क्या था, अपोजिट फोर्स थी, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली कहाँ लग रही है फोर्स, इस नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं एक्चुअली में, लेकिन हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर ताकि आंसर सही है इसलिए हम क्या ले लेते हैं, अपोजिट फोर्स मान के, तो यही फोर्स लगाएंगे हमेशा यहाँ पे। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इधर को जा रहा है, लेकिन मैं नेगेटिव साइन लगा के इधर की फोर्स मानूंगा हमेशा, ठीक है। एक हमारे पास केस होगा कि जो मेरी ईएमएफ है और जो मेरी वोल्टेज है इक्वल कब होगी आपस में, ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल कब होगी आपस में। ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल कब होती है, वो होती है जब मेरा आ जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब मैक्सिमम, जब मेरे पास मैक्सिमम डिफरेंस आ गया वोल्टेज का, एक चार्ज के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गया, उस केस में क्या होता है, जो मेरा एफ एन हो गया, जो मेरा एफ ई हो गया, वो दोनों हो जाते हैं आपस में इक्वल। और मुझे पता है जो मेरा एफ ई है वो किसके इक्वल था, क्यू डी के इक्वल, हमने यहाँ पे देखा। और मैंने क्या किया, मैंने सबको कर दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल गया एफ एन डी इक्वल्स एफ ई डी इक्वल्स क्यू ई डी, और यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया एफ एन डी इज इक्वल टू क्यू ई डी। और हमने अभी क्या देखा था, वोल्टेज किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था। वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे यहाँ से मिल गया एफ एन इज इक्वल टू क्यू इनटू वोल्टेज, ई डी की जगह क्या आ गया, वोल्टेज। इस चीज़ में कोई बहुत सिंपल चीज़ है। अब मैंने क्या किया, इस एफ एन की वैल्यू डाली इस फॉर्मूला के अंदर, एफ एन डी की जगह क्या आ जाएगा, फिर ई इज इक्वल टू एफ एन डी की जगह आ जाएगा क्यू वी अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो मुझे पता लग गया ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज। ऐसे करके हमें पता लगता है कि स्टेडी स्टेट के अंदर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है और जो मेरा एफ एन है और एफ ई आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब उस पॉइंट पे आके मेरी ईएमएफ और मेरी वोल्टेज वो क्या हो जाती है, बिल्कुल इक्वल हो जाती है आपस में, ठीक है। इजी टॉपिक है, एक बार समझ नहीं आ रहा फिर से पीछे रिवाइंड करके देख लो एक बार, जहाँ जहाँ पे समझ नहीं आ रहा। अब हम स्टडी करेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। ओहम्स लॉ में क्या बोलता था, ओहम्स लॉ में क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ में बोलते हैं जो मेरी वोल्टेज होती है सर्किट के अंदर, एक सर्किट के अंदर वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के पास, कितना करंट निकला सर्किट में से। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि मेरा जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगी तो I भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगी तो I भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहता हूँ तो क्या इंट्रोड्यूस करूँगा, इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के साथ हमेशा आता है कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट आता है हमेशा। इस केस में ओहम ने हमें बताया कि वो कांस्टेंट होता है आपका R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, हमने चीज़ें सारी की हुई हैं 10th के अंदर। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, मतलब कि इधर फ्लो ऑफ चार्जेस जा रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो उसे रोकना, उसे अपोज करना दूसरी साइड को, उसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। अपोज करना फ्लो ऑफ चार्जेस को। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, ठीक है। ये उसने ओहम्स लॉ ने बताया कि रेजिस्टेंस होती है कांस्टेंट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ओहम्स लॉ का ग्राफ V और I का ग्राफ, वो हमेशा क्या आ जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका I बढ़ता जाएगा, इसलिए वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और इसकी हमें स्लोप क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है कि वो कांस्टेंट स्लोप है। इस चीज़ में कोई डाउट, ठीक है। और फिर देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होती थी, रेजिस्टेंस R,
क्या बताया था मैंने, रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जैसे जिस डायरेक्शन में चार्जेस भागेंगे उसे रोकना वहाँ पे किसी फोर्स की वजह से, वो होती है रेजिस्टेंस। उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। मान लो ट्यूब फैन है, एक बल्ब है, एक ट्यूब है, एक फैन है, जैसे चार्जेस भाग रहे हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं कि भाई हमें चार्ज चाहिए, अब हमने चलना है। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, ट्यूब ने रेजिस्टेंस ऑफर की करंट को, उसने रोका, तो उसने क्या ऑफर की, उसे रोकने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर की। ये आपकी रेजिस्टेंस होती है। और आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है। सबसे पहली चीज़ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, कि आपका जो कंडक्टर है वो कितना बड़ा है, क्या लेंथ है उसकी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरी चीज़ आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि चार्जेस कितने एरिया में से निकल रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, जो रोकने वाले चार्जेस हैं उसका एरिया छोटा है कि उसका एरिया बहुत बड़ा है उस कंडक्टर का। ये आपकी होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया छोटा है कि एरिया बहुत बड़ा है। रेजिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो लेंथ कम होगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेजिस्टेंस कम हुई तो एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो एरिया कम होगा। तो हम इसे कंबाइन करके लिखेंगे, मुझे क्या मिलेगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। फिर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करूँगे, कांस्टेंट। इस केस में वो कांस्टेंट क्या होती है, रॉ। ये होता है आपका कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अब कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रॉ। ये होती है नेचर ऑफ मटेरियल, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। तो डाउट इस चीज़ में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर। ये चीज़ हमने स्टडी की अभी ओहम्स लॉ में। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालूंगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यूनिट क्या बन जाएगी, V वोल्टेज, तो वोल्ट, आई की क्या होती है, एम्पियर पर एम्पियर। ये रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या फिर इसकी यूनिट क्या बोलते हैं जिसने इसे फाइंड किया था, उसका नाम है ओहम। और ये उसका सिंबल होता है हमेशा। कोई डाउट इस चीज़ में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है रेजिस्टेंस की, ठीक है। एक बार स्टडी करो, बताओ मुझे कोई डाउट है अगर।